So, मैं लास्ट ग्रेविटेशन खत्म कर लिया था. कोई डाउट? Is mechanical property of solids. इसमें सबसे पहले हम दो टर्म डिफाइन करते हैं. एक को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी. सपोज कर लीजिए अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह आप कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए जिसके हर पॉइंट पे, मतलब कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने जिम कर लिया, जिसके हर एज पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्लेस्ड है. इस तरह एंड हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पूरा बॉन्डिंग है वो इलास्टिक है, मतलब स्ट्रिंग लाइक. तो कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा. इस तरह से ये शेप डिफाइन होगा. अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी डायरेक्शन में इसको डिफॉर्म करने के लिए, सपोज कर लीजिए इसको इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया सो दैट कि ये इस डायरेक्शन में डिफॉर्म हुआ. इस तरह तब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, सपोज स्प्रिंग की तरह, अगर इसके ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म करते हैं तो उसके इलास्टिक बिहेवियर के बेस पे या उसके रिस्टोर करने की टेंडेंसी के बेस पे इस पे फोर्स एक्ट करता होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए. तब इस टेंडेंसी ऑफ बॉडी ताकि अपने ओरिजिनल शेप को अटेन कर ले ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तब उस टेंडेंसी ऑफ बॉडी को इलास्टिसिटी बोलते हैं. तो इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट की या रिजिड बॉडी की अपनी टेंडेंसी ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कितना कर पाता है उस टर्म को डिफाइन करता हूँ तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. तो आप डिफाइन कीजिएगा द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to regain its original configuration on removal of deforming force is called elasticity. सेम उसी तरह अगर प्लास्टिसिटी डिफाइन करूं तो ये ओरिजिनल शेप रिगेन ना करने की टेंडेंसी, अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं तब उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी. The inability of body so that it can't regain its original shape on removal of deforming force is called plasticity.
इन जनरल दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली प्लास्टिक हो, इसलिए हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी इनके बीच में लाई करती है। इसीलिए बिहेवियर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट lies in between plasticity and elasticity. यहाँ तक कोई डाउट? डाउन कीजिए। ओके, अब इसके बेस पे हम एक इंट्रैक्शन के बेस पे टर्म डिफाइन करते हैं, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सॉलिड के लिए डिफाइन किया जाए तो होता है मेरे पास रिलेशन U is equals to A raised R to the power M minus B divided by R to the power M। यहाँ पे इसको कैपिटल ए भी ले सकते हैं या स्मॉल ए भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, इस तरह से डिफाइन होता है। इसमें ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पार्ट है तो रिपल्शन को बताता है, अगर नेगेटिव पार्ट है तो अट्रैक्शन को बताता है। इसके बेस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये मेरे पास है U वर्सेस R, उसके लिए ग्राफ। और इस टर्म में देखिए, अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिपल्शन का टर्म डिफाइन करता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो अट्रैक्शन को बताता है। मतलब ये हुआ, अगर पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पास पास लाने के लिए। तो अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता, तो इस सेपरेशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मैं इस ग्राफ के बेस में बताता हूँ, उसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करता हूँ। इस कंडीशन में अट्रैक्शन होगा। इससे और क्लोजर लिखते जाइए तो किसी इस पॉइंट पे एंड किसी इस पॉइंट पे, तभी दोनों पार्टिकल रिपेल करना शुरू कर देते हैं। रिपल्शन। इसीलिए मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दो टर्म डिफाइन करता है, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। हमने टर्म पढ़ा था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे तो उसके लिए रिलेशन था F is equals to minus of du by dr। फिर अगर ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाए तब वो डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स इस पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आप अगर ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो उससे ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये मेरे पास लोएस्ट पॉइंट, इसके इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, तब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये मेरे पास फोर्स वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ है।
तब इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलूंगा आर नॉट, इसके बिलो जाऊं तो रिपल्शन, इसके बियॉन्ड जाऊं अट्रैक्शन, इस बात को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे उसको, सपोज कर लीजिए u is equals to a as coefficient, r raised to minus n minus b as coefficient, r raised to minus n। तो अगर आप डिफरेंशिएट करें du by dr, डेटा में आ जाएगा a as constant, take it outside, हो जाएगा n x n minus 1 फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करें तब ये टर्म हो जाएगा माइनस बी एन एक्स एन माइनस 1। फिर इस पूरे टर्म को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं एंड वहां से सिंप्लीफाई कर दूं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, तो पूरा टर्म जीरो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m टाइम्स a डिवाइड बाय r raised to the power m plus 1 plus n times b divided by r raised to the power n plus 1। अब इस टर्म को उस साइड ले जाइए तो एम ए एंड फिर उसके न्यूमरेटर में ले जाइए, तो मेरे पास ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से आर नॉट इज इक्वल्स टू एम ए डिवाइड बाय n times b होल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n माइनस n, कुछ ऐसा आएगा। ये बात समझ में आई? ओके, तो ये मेरे पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है। फिर आप नेक्स्ट टर्म ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप ये देखिए ग्राफ के बेस पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम डिफाइन कर रहा है, मतलब ये जो पोजीशन होगा उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता होगा। तो हर मॉलिक्यूल के लिए बेस पे मैं उसके इंटरेक्शन की बेस पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ उसको बेस्ड। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
अदिति कोई डाउट? देखिए, जैसे मैंने लास्ट टर्म ये डिफाइन किया कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है, तो अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको फोर्स की वैल्यू आती है। अगर मुझे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना होता है तो उस पूरे डिफरेंशिएशन पार्ट को 0 पे पुट कर देते हैं। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ इतना पार्ट एज एक्सप्रेशन आता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेम इस टर्म को भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, या दरअसल यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप ये बोलिएगा ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, एन की वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू 2 है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसका फॉर्मूला था m into a divided by n times b and whole to the power 1 minus m minus n। जल्दी समझ आया? इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 into 1 डिवाइड बाय 2 into 1 and whole to the power 1 upon m minus n, that is 2 हो जाएगा √2। नॉट की वैल्यू आ गई। अब इस आर नॉट की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1 upon √2 पे पावर 4 माइनस 1 upon √2 पे। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये टर्म इतना आ जाएगा। तो ये उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। यहाँ पे ये 1/4 होगा। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम एंड वो सारी चीजें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मेन इस इंटरेक्शन के बेस पे हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। पहली चीज इसका मतलब क्या होता है, एंड देन स्ट्रेन उसका मतलब क्या होता है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस तरह, जो किसी एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है। ये सपोर्ट मान लीजिए रिजिड सपोर्ट। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स, या तो इसको इलोंगेट कराने के लिए या तो इसको कंप्रेस कराने के लिए, तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्लाइटली डिफॉर्म करता है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां तक। तो ये मेरे पास डिफॉर्मेशन यहां से यहां तक हुआ। ये उस पर्टिकुलर की एक्चुअल लेंथ है यहां से यहां तक। ये मेरे पास कोई रिजिड सपोर्ट है उसके बेस पे। तब स्ट्रेस कहता है ये मैंने जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया, ताकि उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कराया जाए, उस टेंडेंसी या उस पर्टिकुलर टर्म को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट द डिफॉर्मिंग फोर्स applied on a body पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। उन सारे टर्म को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तब यहां से स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स बाय
एरिया, फोर्स उसकी यूनिट न्यूटन, एरिया उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टर्म को हम प्रेशर नहीं बोलते क्योंकि ये टर्म और प्रेशर दोनों में कुछ डिफरेंस होता है उसके बेस पे। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बेस पे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या होता है अगर उसको डिफाइन किया जाए तो स्ट्रेन कहता है रेशियो। जैसे इस कंडीशन में मेरे पास लेंथ में चेंज आया हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ deformed configuration or dimension to the original shape or original dimension। अब अगर डिफॉर्मेशन लेंथ के लॉ हुआ तो उसके बेस पे अलग तरह का स्ट्रेन हो सकता है। डिफॉर्मेशन सरफेस के लॉ हुआ तो उसके लिए अलग स्ट्रेन हो सकता है। एंड डिफॉर्मेशन वॉल्यूम के लॉ हो सकता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेन डिफाइन कर सकता है। The strain is nothing but the ratio of change in dimension to the original dimension। तब ये टर्म दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टर्म को डिफाइन करता है, इसीलिए एक यूनिटलेस क्वांटिटी को डिफाइन करता है। यहां तक कोई डाउट? ओके, अब इन दोनों के बेस में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड या स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड उतना क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कब? एक इलास्टिक लिमिट के बहुत तक। कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वो चेंज करता है जिसके बेस पे डिफॉर्मेशन अलग हो सकता है। तब हम डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर within elastic limit strain produced or developed in a body is directly proportional to the applied stress। तब हम यहां से बोल सकते हैं stress proportional to strain। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, तब वो टर्म आता है stress is equals to E times strain, where E is called modulus of elasticity। यहां तक कोई डाउट? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए मेरे पास यहाँ पे रिलेशन आया, stress is equals to E times strain, so E is equals to divided by strain। इस पे अगर आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, तब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसको आप बोल दीजिए स्ट्रेस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेन डेवलप्ड। तब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो वो इस पर्टिकुलर टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूँ कि किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आप बोलिएगा दो टर्म पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर independent of dimension। बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, उसके डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ कि स्ट्रेस एंड प्रेशर दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। तो हम डिफाइन करते हैं प्रेशर एंड स्ट्रेस। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक क्यूब है एंड इस क्यूब के ऊपर मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये मैं थ्री डायमेंशनल बॉडी ले लिया उसके अकॉर्डिंग। अब इसके हर पॉइंट पे अगर मैं फोर्स देखूं एंड उसका सरफेस एरिया देखूं कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं अगर कोई ये सरफेस ले लूं, इस सरफेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर लूं और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता जाऊं तो कैसे कैसे हो सकता है। इसके ऊपर फोर्स तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, या तो मेरे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इस फोर्स पे परपेंडिकुलर इस एरिया पे इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स अप्लाई करता हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इधर की तरफ हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं वाई फोर्स अप्लाई करूँ तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एरिया एक ही लिया है एंड उसमें तीन अलग अलग डायरेक्शन में क्या है अप्लाइड फोर्स हो सकता है। उसी तरह मेरे पास फोर्स के भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एरिया के भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं अलग अलग डायमेंशन के बेस पे। सो मैं अगर फोर्स लूं एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, उसी तरह मैं एरिया लूं ए एक्स, ए जेड, तो ये एक फोर्स तीन एरिया के ऊपर अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा में अप्लाइड हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है एंड सिमिलरली इस पर्टिकुलर बॉडी के अलावा हो सकता है। और इन तीनों कंडीशन को यहाँ स्ट्रेस बोल सकते हैं कि इस थ्री डायमेंशनल बॉडी में मेरे पास 9 डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं स्ट्रेस। उन सारे कंपोनेंट में सिर्फ वो कंडीशन जिसमें फोर्स एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि थ्रस्ट बोलते हैं कि प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, थ्रस्ट पे, एंड थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो परपेंडिकुलर फोर्स से तीन कंडीशन है, एफ एक्स ए एक्स के ऊपर, एफ वाई ए वाई के ऊपर एंड एफ जेड ए जेड। बाकी सारे जो 6 कंपोनेंट हैं उसमें फोर्स एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। हम
यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर एक स्ट्रेस की लिमिटिंग कंडीशन का जब फोर्स एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तब, अदरवाइज रेस्ट द होल कंडीशन को स्ट्रेस कहलाता है। से यहाँ से कंक्लूड करते हैं प्रेशर इज लिमिटिंग कंडीशन of stress in which force is perpendicular to area। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास 3 तरह की चीजें होती हैं। जैसे इसको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एंड देन इसके बेस पे मॉडुलस वो टर्म डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई रॉड है इस तरह, एंड उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस डायरेक्शन में इस तरह, ये मेरे पास सपोर्ट उसके बिहाफ पे। सेकंड कंडीशन मेरे पास कोई भी एक क्यूबॉइड ब्लॉक ले लीजिए इस तरह, having fixed support बेस से, ये सरफेस सपोज कर लीजिए फिक्स कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये फिक्स्ड है। सो फिक्स्ड होने की वजह से अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा टॉप सरफेस से, तो ये स्लाइटली डिफॉर्म्ड होके यहाँ तक हो जाएगा, ये स्लाइटली डिफॉर्म्ड होके यहाँ तक हो जाएगा। तब उसी लाइन को अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दूं एंड इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, सेम टर्म यहाँ पे हो सकता है, डिफॉर्मेशन इसके अलावा एंड इसके अलावा। नेक्स्ट हो सकता है कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई क्यूब, क्यूबॉइड या कोई भी स्फेयर ले लीजिए। ऑल साइड से अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट की गई, स्लाइटली डिफॉर्म होके तो कुछ ऐसा हो जाए, इनवर्ड, कुछ ऐसे। तब इन तीनों कंडीशन के बेस पे 3 अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहला,
इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेसाइल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया एलोंगेट करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करूं कंप्रेस करने के लिए तो उसको कंप्रेसाइल बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक एल एंड डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल। तब इसके बेस पे तीन टर्म डिफाइन करते हैं। पहला होता है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस which is equals to force along its length, या तो कंप्रेस करने के लिए या तो elongate करने के लिए। So deforming force per unit area। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन के बेस पे लेंथ के लॉन्ग कितना चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन which is equals to change in length by original length। इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तब उस रेशियो को बोलते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस which is equals to longitudinal stress by longitudinal strain। यंग्स मॉडुलस चूंकि लेंथ के लॉन्ग है तब इस टर्म को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी अलोंग लेंथ, उसको डिफाइन करता है। तब मैं इसी टर्म को बोल सकता हूँ इलास्टिसिटी अलोंग लेंथ, उसको डिपेंड करता है। अब ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। डायमेंशन चेंज करो, इन सब चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो y इज इक्वल्स टू f इंटू एल डिवाइड बाई a टाइम्स डेल्टा एल। ये मेरे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आती है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर मैंने कोई क्यूबॉइड ले लिया, उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं उसके सरफेस पे इस डायरेक्शन में, ताकि ये मेरे पास शेप डिफॉर्म होने के बाद कुछ यहाँ तक हो जाए। इसकी लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक L एंड ये मेरे पास एक्सटेंडेड पोर्शन X, यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन थीटा। तब ये जो फोर्स अप्लाइड है उसके सरफेस पे अप्लाइड है, उसको टेंजेंशियली शिफ्ट कर रहा है। तब इसमें सारी चीजें टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल, या इसी चीज को बोल सकते हैं हम लोग शियर। तब इसके बेस पे पहली चीज shear stress which is equals to force tangential per unit area, उसके बेस पे तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं हम लोग shear strain। तब ये टर्म होता है थीटा which is equals to length of arc by radius। तब इन दोनों का रेशियो which is modulus of elasticity, तब यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग shear modulus। इसको डिनोट करते हैं हम लोग G से which is equals to shear stress by shear strain। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग, चूंकि सरफेस में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी इन शेप। तब इसकी वैल्यू होती है G is equals to F into L डिवाइड बाय A into X, या इसी चीज को F by A times थीटा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? थर्ड कंडीशन, अगर मैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूं फ्रॉम ऑल इट्स डायरेक्शन ताकि उसको कंप्रेस कर दिया जाए बाय दिस मच अमाउंट, ये जो फोर्स होगा उस सरफेस के ऊपर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तब इस फोर्स को मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तब इसी चीज को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं।
तब यहाँ सारी चीजें डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक। तो पहली चीज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इसी चीज को हम प्रेशर भी बोलते हैं। corresponding change in strain, that is volumetric strain, change in volume with respect to original volume। यहाँ पे चूंकि कंप्रेस करने के बेस पे उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, वो इटसेल्फ उसके डिक्रीज होने की वजह से। अब इन दोनों का रेशियो डिफाइन किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। बीटा which is equals to volumetric stress by volumetric strain। बीटा इस टर्म को बोल सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्रेस्ड हो रहा है, इसीलिए ये कंप्रेसिबिलिटी या रिजिडिटी को डिफाइन करता है। कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी उसको डिफाइन करता है। तभी से बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज प्रेशर, तो आप उसको डेल्टा पी बोल दीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, तो ऐसे बोल सकते हैं विद नेगेटिव साइन। तो ये तीन तरह के स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आसान आसान। पहला सपोज कर लीजिए एक मेरे पास कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस को मैंने फिक्स कर दिया, ये मेरे पास कोई फिक्स सरफेस है, इसके ऊपर मैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया सो दैट कि जो बॉडी है वो स्लाइटली डिफॉर्म्ड हो गई अपने शेप से, कुछ इस तरह से डिफॉर्म्ड हो गई, कुछ यहाँ तक हो गई, एंड इसमें डिफॉर्मेशन अलोंग दिस पाथ, जो एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ कुछ ऐसे है। मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अप्लाइड है, ऐसे
लेट्स से यहाँ से यहाँ पे डिफॉर्मेशन थीटा हुआ, तो पूछता है फाइंड ऑल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन दिस पार्ट। अब देखिए कौन कौन से स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर सरफेस है, इस पॉइंट पे इस तरह से स्लाइटली शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स राइट, तो इसमें डिफॉर्मेशन होने की वजह से स्लाइटली टिल्ट हो गया किस इस डायरेक्शन में। अब उसके ऊपर फोर्स देखिए, फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड इस तरह से। तो पहले मेरे पास एरिया यहां से यहां तक ए था, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, तो उसके बेस पे ये मेरे पास जो एरिया होगा उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा वहां से। ये सपोज कर लीजिए फोर्स एफ है, तो अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन, तो अगर मैं सरफेस की परपेंडिकुलर ले लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो उसके बेस पे ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा, और एक हो जाएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इट एफ साइन थीटा। ये बात समझ में आई? और ये समझ आया मैंने कैसे कैसे कंपोनेंट ब्रेक करी फोर्स की। ओके, अब अगर मैं इसको ए मान रहा हूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है। सो ये बेस है, तो ये मेरे पास हाइपोटेनस यहाँ से आता होगा, वो ए cos थीटा की तरह बिहेव करेगा। तो ये बिहेव करेगा ए डिवाइड बाय cos थीटा इस तरह। या अगर मैं इसको एज ए रिजल्टेंट वेक्टर की तरह अज्यूम करूंगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तब मेरे पास यहाँ पे ए cos थीटा की तरह इस तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे हम दो तरह का स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं, एक जो सरफेस के लॉन्ग परपेंडिकुलर फोर्स है उसके बेस पे, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस के ऊपर कौन सा है, तो आप बोलिएगा एफ cos थीटा डिवाइड बाय एरिया उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत किया है, एक्चुअली पहले से ही था, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ए बाई cos थीटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ cos थीटा परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा ए डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी एफ टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाय ए। और इतनी यहाँ तक समझ आया? अगर इसी चीज में शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस डिफाइन करूं, तो उसके लिए फोर्स टेंजेंशियल होना चाहिए उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे कौन सा है, एफ साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ साइन थीटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके अलोंग हाइपोटेनस वाले पार्ट का ए बाय cos थीटा, तभी पूरी वैल्यू हो जाएगी एफ बाय ए इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। इस टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं एंड 2 से डिवाइड करूं, तो ये टर्म आ जाएगा f बाय 2 टाइम्स ऑफ a इनटू sin 2 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट डाउन कीजिए एक मिनट।
लिख लिया? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कंपोनेंट के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह से, सपोज कर लीजिए आपको एक ब्लॉक दे देगा इस तरह, कोई एक दूसरा ब्लॉक इस तरह, दोनों की अपनी कुछ लेंथ गिवन होगी। सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक एल लेंथ, ये मेरे पास एल लेंथ, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में 3F, इस पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स 2F और इस पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स F। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड स्ट्रेस इन A एंड B। Find stress in A and B. कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे एक चीज और, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A एंड यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? कोई डाउट? सॉल्व कैसे किया जाए? आंसर बताइए। I'm coming, just 1 minute.
यस चलिए, आंसर 0। अच्छा, कैसे? नेट फोर्स 0 इसलिए। गुड। इस चीज को मैं एक दूसरी तरह से अप्रोच, मैं आपको सोचने का तरीका समझाता हूँ। आप ऐसे सोचिए कि एक सपोर्ट है, वहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस लेंथ एल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास 2m है, सो दैट कि वो 2f अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे की तरफ जनरेट कर रहा है। सिमिलरली तो एक अनदर स्ट्रिंग है लेंथ एल की, इस पॉइंट पे उसके ऊपर कोई ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास m है, सो दैट कि वो जस्ट f अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने थोड़ा गलत बना दिया इस लेंथ को, क्योंकि ये थोड़ा थिन है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना दीजिए। ये मेरे पास कोई सपोर्ट है इसके बिहाफ पे, तो इसकी विड्थ इतनी ज्यादा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, इसकी विड्थ कम है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। इस ब्लॉक का मास इतना है ताकि वो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स जनरेट कर रहा है 2f, और इस ब्लॉक का मास इतना है कि वो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स जनरेट कर रहा है f। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूंगा कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना डेवलप करेगा, तो आप बोलिएगा नीचे से स्टार्ट कीजिए इस पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल, तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल होगा? T1 F के इक्वल। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे भी टेंशन नीचे के डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू में कितनी हो जाएगी? F। यहाँ पे टेंशन देखूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बोलूंगा T2, तो उसकी वैल्यू टोटल डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 3F। तो यहाँ पे भी टोटल डाउनवर्ड टेंशन T2, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3F। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिजेंबल कर रहा है? अब देखिए, अब इसको अगर अप्रोच करना चाहें तो स्ट्रेस के लिए मुझे क्या चाहिए? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो फोर्स है वो सिर्फ सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वहां पे होगा ही। तो ये फोर्स सिर्फ सपोर्टिव फोर्स होता है, इसलिए ये फोर्स सिर्फ सपोर्ट को डिफाइन करेगा। तो आपको सिर्फ इस फोर्स की जरूरत है, दैट इज 2F ओनली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 2A। तो फर्स्ट इस वाले स्ट्रिंग में स्ट्रेस कितना होगा? So stress is equals to deforming force per unit area, that is 2F divided by 2A. So it will be F by A. ये फर्स्ट स्ट्रिंग है। सिमिलरली लोअर स्ट्रिंग के ऊपर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स देखूं तो इसमें सिर्फ फोर्स F है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो दोनों में स्ट्रेस क्या है? सेम सेम। आई बात समझ? ओके। तो हर क्वेश्चन को आप इस तरह से, अगर क्वेश्चन गिवन हो तो उसको ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर लीजिए ताकि ज्यादा इजी आपके लिए हो उसको सॉल्व करना। इसको नोट डाउन कीजिए।
ये मेरे पास सपोज कर लीजिए स्टील है जिसका यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका यंग्स मॉडुलस 1.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सपोज कर लीजिए 1 मीटर, इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए 1 मीटर। इसका मास मान लीजिए 3 kg और इसका मान लीजिए 2 kg। तो कहता है फाइंड रेशियो स्ट्रेन रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है, उसके बेस में सॉल्व करने को सॉल्व करो। आपको अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन कैलकुलेट करने दो तरीके हो सकते हैं। इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस आपको कैलकुलेट नहीं है अभी। आप कैलकुलेट नहीं है अगर आप रेडियस की वैल्यू भी बनते उसके बेस पे। एक तरीका और होता है यंग्स मॉडुलस is equals to stress divided by strain.
तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस तो फोर्स बाय एरिया इनटू 1। अब आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस मास की वजह से, एरिया आपको रेडियस के बेस पे निकाल सकते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है। आई बात समझ? ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। सॉल्व हुआ थी। मैं सॉल्व करके बताऊं। सपोज कर लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर, जो इस वायर के ऊपर फोर्स आ ब्लॉक की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी वही फोर्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट करता होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। सो स्ट्रेन produced in this wire is equals to force, which is 2 into gravity divided by area of cross section pi r square and Young's modulus इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 into 10 raised power 11। तो ये मेरे पास आ गया strain developed in lower part. Similarly, strain developed in upper part is equals to इस पॉइंट पे फोर्स कौन कौन सा एक्ट करेगा। ये अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होता होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके इक्वल उतना ही टेंशन यहाँ पे भी डेवलप करता होगा एंड अपने फोर्स के बेस पे यहाँ पे भी। सो टोटल फोर्स अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 टाइम्स ग्रेविटी डिवाइड बाय पाई
इसका रेडियस 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर टाइम्स यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11। अदिति समझ आया? अब क्या कीजिए, दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 10⁻11 cancel out. So strain in lower divided by strain in upper is equals to, ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × डिवाइड बाय ये टर्म डिनोमिनेटर में 1.5 और ये 4 यहाँ पे डिवाइड होगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में 1.5 और इस टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी पूरी वैल्यू हो जाएगी 4 times ये 3 times 4 4 16 to the 32 डिवाइड बाय 50, कितना रेशियो आ जाएगा? अदिति समझ आया इतना? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो इतना रिवाइज करके रखिए एंड इसके बेस पे क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बेस पे और सारे टॉपिक्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, फिर पोइसन्स रेशियो, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू।